गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको विदित है कि अपन इससे पिछले वाले वीडियो में एसिड और बेस के बारे में चर्चा कर रहे थे कि एसिड क्या है, बेस क्या है, और इस पर अपने दो थ्योरी भी पढ़ी थी, जिसमें एक थी आर्नियस की थ्योरी और एक थी हमारे पास ब्रोंस्टेड-लियोरी थ्योरी, जिसके अंदर हाइड्रोजन को विशेष रूप से हमने युक्ति मानते हुए कि प्रोटॉन और हाइड्रोजन को बीच डिफ्रेंशिएट करते हुए और उनको एक आधार मानते हुए एसिड और बेस की बात की थी। उसी कड़ी में आज हम एक अगला टॉपिक ले रहे हैं जो है लक्स फ्लड थ्योरी। लक्स फ्लड क्या है, इसने एक फ्रैंकलिन ने इसको एक्सप्लेन किया था और लक्स ने और फ्लड ने इसको आगे और बढ़ा करके काम किया। तो इन्होंने एक नाम दिया इसका लक्स फ्लड थ्योरी, यानी एसिड और बेस की ऐसी थ्योरी जिसके अंदर आर्नियस और ब्रोंस्टेड-लियोरी द्वारा दिए हुए कंसेप्ट को, जिसमें कि इन्होंने कहा विलेन में हाइड्रोजन आयन उपस्थित हों, विलेन में OH आयन उपस्थित हों, या प्रोटॉन जो दाता और ग्राही का कार्य कर रहे हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर और डोनर का कार्य कर रहे हैं, इन चीज़ों से ऊपर उठ करके यानी इनको शामिल नहीं करते हुए उन्होंने ऑक्साइड का रूप लिया कि ऑक्साइड डोनर है तो वो बेस है और ऑक्साइड अगर एक्सेप्टर है तो वो एसिड है। इस बेस पे इन्होंने एक नई थ्योरी डेवलप की थी जिसको कहते हैं लक्स फ्लड थ्योरी। लक्स फ्लड थ्योरी में क्या बताया इन्होंने, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड की जो रिएक्शन है उसके अंतर हम क्या करते हैं, देखिए कैल्शियम जो अपने आयंस में आयोनाइज होता है तो कैल्शियम +2 आयन प्लस ऑक्साइड -2, यहाँ से ये ऑक्साइड जो है लिबरेट हो रहा है, या कह सकते हैं ऑक्साइड जो है वो यहाँ से डोनेट हो रहा है और कहाँ जा रहा है, सिलिकॉन ऑक्साइड की तरफ, और क्या बना रहा है CaSiO3। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, बेस। तो बेस का डेफिनेशन क्या हुआ लक्स फ्लड के अनुसार, जो अपने से ऑक्साइड आयन को डोनेट करता हो, ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और सिलिकॉन ऑक्साइड क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो डोनेट और एक्सेप्ट जो ऑक्साइड आयन की जो डेफिनेशन है उसके अनुसार लक्स फ्लड में बेस क्या है, ऑक्साइड आयन को डोनेट करने वाला है और एसिड का ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करने वाला है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसको कैल्शियम ऑक्साइड जो क्या बना हमारे पास, कैल्शियम +2 आयन प्लस ऑक्साइड आयन, और यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे ऑक्साइड आयन जो है वो लिबरेट हो रहा है और यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्साइड जो इसको एक्सेप्ट कर रहा है। एग्जाम्पल इसका हम और लेते हैं लेड ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ। जहाँ हम देखते हैं लेड ऑक्साइड जब डिसोसिएट होता है तो लेड +2 आयन ऑक्साइड -2 आयन में डिसोसिएट हुआ और यहाँ से ऑक्साइड आयन जो है वो SO3 के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो मैंने कहा जहाँ डोनर का कार्य कर रहा है ऑक्साइड आयन का, वो कर रहा है बेस, और एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड। तो इस प्रकार से बेरियम सल्फेट का निर्माण हो जाता है। अब इसमें आप देखिए इस तरह से इसको हम बता सकते हैं कि एसिड क्या हुआ हमारे पास, ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर, और बेस क्या हुआ हमारे पास, ऑक्साइड आयन डोनर। जो डोनेट कर रहा है वो बेस है और एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड का। तो द कंसेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय लक्स एंड एक्सटेंडेड बाय द फ्लूड के द्वारा किया गया। अकॉर्डिंग दिस कंसेप्ट क्या है, बेसिस इज ए सब्सटेंस विच डोनेट द ऑक्साइड, ऑक्साइड आयन को जो डोनेट कर रहा है, एंड एसिड इज ए सब्सटेंस विच एक्सेप्ट द ऑक्साइड आयन, जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। इसमें आगे बता सकते हैं कि द सब्सटेंस विच शो ए टेंडेंसी टू गिव अप एज वेल एज द टेक अप ऑक्साइड आयन आर नोन एज एम्फोट्रिक, यानी एक एम्फोट्रिक स्थिति इसमें बताइए। जैसे जिंक ऑक्साइड को हम लेकर सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ क्रिया कर रहे हैं, जिंक सल्फेट, तो ये ऑक्साइड वाली जिंक ऑक्साइड का एग्जाम्पल हमने लिया। जिंक ऑक्साइड यहाँ देखिए बेस के रूप में कार्य कर रहा है सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ, लेकिन यही Na2O के साथ क्या कर रहा है, एसिड का कार्य कर रहा है। इसका मतलब जो ऑक्साइड ग्रुप है जिंक ऑक्साइड, ये क्या कर रहा है, दोनों तरीका कार्य कर रहा है, एसिड का भी कार्य कर रहा है और बेस का भी कार्य कर रहा है। तो ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं एम्फोट्रिक सब्सटेंस। तो इसके अंदर जिंक हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, टिन हो सकते हैं, लेड हो सकते हैं, इनके ऑक्साइड इस प्रकार की रिएक्शंस शो करते हैं। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा अपन और देख लें। यहाँ भी हमने लिया था कि भाई ऐसी अभिक्रिया में अम्लीय तथा क्षारीय ऑक्साइड परस्पर क्रिया करके लवण बनाते हो। कौन सा, अम्लीय और क्षारीय। पहले भी हमने पढ़ा था दोनों थ्योरीज में कि अम्ल और एसिड दोनों क्रिया करके उदासीन लवण बना रहे हैं, तो उदासीनीकरण की क्रिया थी। ऐसा ही इसमें हम कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया में अम्लीय और क्षारीय ऑक्साइड परस्पर क्रिया करके लवण बनाते हैं। अर्थात ये सभी अम्ल क्षार अभिक्रियाएं तो हैं, लेकिन आर्नियस, ब्रोंस्टेड अथवा ल्यूइस की अवधारणा द्वारा इसकी व्याख्या संभव नहीं थी। तो किसने किया, ऑक्साइड के रूप में लक्स फ्लड ने इसको बताया था। तो अम्ल उन पदार्थों को कहा जाता है जो ऑक्साइड आयनों को ग्रहण करें, तथा क्षार उन पदार्थों को कहा जाता है ऑक्साइड आयनों को जो मुक्त करें, जिसके बारे में हमने बात की। इसके बाद आता है इसमें देखिए लक्स फ्लड की अवधारणा जो थी, उन्होंने कहा कि उच्च ताप की अभिक्रियाओं पर विशेष रूप से लागू होती है, यानी टेम्परेचर
अभिक्रियाओं पे हमने कहा विशेष रूप से लागू है हाई टेम्परेचर की रिएक्शन के ऊपर लक्स फ्लड थ्योरी जो है वो अच्छी तरह से बताई जा सकती है और उसके ऊपर लागू किया जा सकता है। जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड एक क्षार के रूप में है Na2S2O7 जो कि एमल है और एक कंपाउंड बनाता है जिसके अंदर क्या कर रहे हैं हम इसको टाइटेनियम ऑक्साइड या सल्फर टेट्रा ऑक्साइड के रूप में भी बाहर निकल सकता है। तो ये क्या उच्च ताप की अभिक्रियाएँ हैं जिसमें सिरेमिक्स की अभिक्रिया हो सकती है, धातु क्रम की अभिक्रियाएँ, ये सब क्या उच्च टेम्परेचर अभिक्रिया हैं जिनको हम ऑक्साइड के रूप में लक्स फ्लड थ्योरी के द्वारा बताया जा सकता है। विलयन से वह अम्ल विस्थापित हो जाता है जो अधिक वाष्पशील होता है, जिसका वाष्पशीलता ज़्यादा है वो पहले होगा। जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड, जैसे रेत का हम एक एग्जाम्पल लें, उसमें Ca3PO4 का होल ट्वाइस, तो यहाँ पे आप देखेंगे पेंटेनियम ऑक्साइड जो गैस के रूप में सबसे पहले वाष्पीकृत हो जाएगा और ये नीचे रह जाएगा। इसी प्रकार से सिलिका ऑक्साइड रेत को अगर हम कैल्शियम सल्फेट जिप्सम के साथ क्रिया कराएं तो यहाँ पे गर्म हाई टेम्परेचर, ये सिंबल जो दिखा रहे हैं हाई टेम्परेचर का दिखा रहे हैं, मैंने कहा उच्च ताप के ऊपर ये अभिक्रियाएँ होती हैं। तो CaSiO3 प्लस SO3 जो कि सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के रूप में वाष्पित हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि जो विलयन से वह अम्ल विस्थापित हो जाएगा जो अधिक वाष्पशील है वो पहले विस्थापित हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें अगला आता है कि उभयधर्मी एम्फोट्रिक, जैसे पहले बताया आपको कि वह यौगिक उभयधर्मी कहलाएगा जो परिस्थिति के अनुसार ऑक्साइड आयन को ग्रहण भी कर सके और त्याग भी सके, यानी ऑक्साइड आयन को ग्रहण भी कर सके और त्याग भी सके, वो क्या कहलाता है उभयधर्मी या एम्फिट्रोपिक। उभयधर्मी का अगर हम एग्जाम्पल लें, देखिए जिंक ऑक्साइड जो मैंने पहले बताया आपको, जिंक ऑक्साइड जो क्षार की तरह भी कार्य करता है और अम्ल की तरह भी कार्य करता है। जिंक ऑक्साइड में जिंक +2 ऑक्साइड आयन जो कि H2O7 के साथ ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, जिंक आयन के रूप में निकल जाएगा और सल्फेट के रूप में। इसी प्रकार से अगर इसको Na2O के साथ कर लिया जाए जिंक ऑक्साइड को, तो जिंक ऑक्साइड जो एक अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, अर्थात Na2 से ऑक्साइड जो है वो कहाँ चला जा रहा है, अब जिंक ऑक्साइड की तरफ जा रहा है। यहाँ ध्यान रखिए, क्षार जब था तब हमने कहा ऑक्साइड आयन जो H2O7-2 में जा रहा है जो सल्फेट आयन का निर्माण कर रहा है, जबकि सोडियम ऑक्साइड Na2O के साथ जब हम जिंक ऑक्साइड की क्रिया कराते हैं तो जिंक ऑक्साइड एक अम्ल की तरह क्रिया करता है जिसमें ऑक्साइड जो है एक्सेप्ट हो रहा है किसके द्वारा, जिंक ऑक्साइड के द्वारा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डोनर तो क्या हो गया अपने पास बेस और एक्सेप्ट क्या हो गया एसिड, और दोनों में सोडियम आयन और जिंक ऑक्साइड के रूप में गया। तो ये ऐसा जिंक ऑक्साइड का एग्जाम्पल जो है उभयधर्मी के रूप में काम में आ रहा है जो कि परिस्थिति के अनुसार ऑक्साइड आयन को ग्रहण भी कर सकता है और ऑक्साइड आयन को त्याग भी सकता है। लुक्स ऑक्साइड स्थानांतरण अम्ल क्षार, जिसके अनुसार कोई पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में ऋण आयन, रासायनिक अभिक्रिया में ऋण आयन में क्या हो सकता है, ऑक्साइड हो सकते हैं, हैलाइड्स हो सकते हैं, सल्फाइड हो सकते हैं, कार्बेनियन भी हो सकते हैं, को त्याग सके और उसे क्या कहते हैं, बेस कहेंगे। क्षार जो कोई भी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में ऋण आयन को ग्रहण कर सके उसे क्या कहेंगे, एसिड। तो ऑक्साइड भी क्या हमारे पास एक ऋण आयन ही तो है, तो जो त्याग रहा है वो क्या हो गया हमारे पास, बेस हो गया, और जो ग्रहण कर रहा है वो क्या हो गया, एसिड हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम फ्लोराइड एल्यूमिनियम फ्लोराइड के रिएक्शन करें तो सोडियम फ्लोराइड से फ्लोरीन जो किस में चला गया, एल्यूमिनियम फ्लोराइड की तरफ चला गया, तो ये एक क्षार हो गया, ये अम्ल हो गया। किस पे करा रहे हैं क्रिया, सारी उच्च टेम्परेचर के ऊपर, उच्च ताप के ऊपर। इसके बाद आता है इसके अंदर एक यूसेनोविच की परिभाषा, यानी अभी तक जो हमने आर्नेस की थ्योरी, इस ब्रोंस्टेड थ्योरी, लक्स फ्लड थ्योरी जो पढ़ रहे हैं, इन तीनों का एक मिश्रण सा रूप है कि भाई ये सारी चीज़ को मिलाकर के अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं यूसेनोविच की परिभाषा दी गई है, जो कई बार आधे नंबर के आपसे पूछ ली जाती है। तो क्या कहेंगे इस परिभाषा में कि अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है, यानी ये जो गुण दर्शाएंगे वो अम्ल होगा, ये गुण दर्शाएंगे वो क्षार होगा। तो अम्ल में क्या बताया हमने कि ऐसा कोई भी पदार्थ हो सकता है, कैसा, उदासीनीकरण के द्वारा क्षारों के साथ लवण बनाता हो। अम्ल एसिड क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, तो उदासीनीकरण हो जाता है। उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन के द्वारा क्षार के साथ, अम्ल तो है ही, क्षार के साथ क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, अथवा धन आयन देता हो। सेकेंडली है ऋण आयन के साथ संयोग करता हो, यानी जिसमें विशेषता हो जी ऋण आयन के साथ जो क्रिया कर सके। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता हो। अगर ये तीनों कैरेक्टर कोई दिखा रहा है, इट मीन्स क्या है, वो एक अम्ल है, किसके अनुसार, यूसेनोविच के अनुसार। इसी प्रकार से अगर क्षार की बात करें तो क्षार में भी हम ले सकते हैं कि क्षार क्या होगा, जो उदासीनीकरण के द्वारा अम्ल के साथ लवण बनाता हो। तो दोनों एक अगर याद होगी दूसरी आसानी से याद हो जाएगी। उसी का उल्टा आ रहा है, उदासीन के द्वारा किसके साथ बना रहा है, अम्ल के साथ लवण बना रहा है। दूसरा ऋण आयन मुक्त करता हो, धन आयन के साथ संयोग करे, इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर सके, ऐसी स्पीसीज क्या कहलाएंगी, क्षार कहलाएंगी। और इससे उल्टा होगा ये क्या कहलाएंगी, अम्ल कहलाएंगे। तो ये
यूसेनोविच ने एक डिफाइन किया था। अर्थात क्या कहा, अम्ल व क्षार को, अब ये सारी चीज़ पढ़ने के बाद हमारी दो चीज़ आई समझ में कि अम्ल व क्षारों को दो अवधारणाएं बन गई। पहली अवधारणा क्या बनी, प्रोटोनिक अवधारणा, प्रोटोनिक कंसेप्ट, जिसको किसने दिया था, आर्नियस ने भी यूज किया था और ब्रोंस्टेड ल्योरी ने भी यूज किया। तो एक तो हमारे पास ये थ्योरी आ गई। दूसरी आई हमारे पास एप्रोटोनिक अर्थात नॉन प्रोटोनिक कंसेप्ट, प्रोटोनिक कंसेप्ट, नॉन प्रोटोनिक कंसेप्ट, जिसको हम लक्स फ्लड और लुईस थ्योरी के नाम से जानते हैं और जिसके आज हम बात कर रहे हैं, लक्स फ्लड की करी रहे हैं। इसके बाद आता है अगला टॉपिक, जनरल थ्योरी ऑफ सोलवेंट सिस्टम। सोलवेंट सिस्टम की एक सामान्य थ्योरी क्या है, सोलवेंट में क्या है, जब किसी पदार्थ को हम घोलते हैं तो वो विलायक जो है उसके ऊपर निर्भर करता है उस पदार्थ की प्रकृति क्या है, उसकी नेचर क्या है। तो ये सोलवेंट सामान्य सिद्धांत कहलाता है, विलियन तंत्र का सामान्य सिद्धांत। जैसे कि आपने विलियन में पढ़ा हो सॉल्यूशन में, विलायक में, तो उसमें भी क्या सोलवेंट और सोल्यूट है, उस रूप में हम यहाँ पे सोलवेंट की बात कर रहे हैं, जो कि फ्रैंकलिन ने इसको आयोडाइज किया था, इसको बताया था, डिस्क्राइब किया था। जो क्या बताया, आर्नियस क्या कह रहा था कि जो पदार्थ विलियन में घुल करके क्या करे, प्रोटॉन मुक्त कर दे, हाइड्रोजन दिखा रहा, हाइड्रोक्साइड आयन दिखा रहा, वो क्षार है, हाइड्रोजन दिखा रहा, वो अम्ल है। तो ये आर्नियस के अनुसार थी। अब सामान्य विलयन की प्रकृति में अगर इसको हम बात करें तो क्या कहेंगे, जनरल थ्योरी ऑफ सॉल्वेंट में हम कहेंगे कोई भी पदार्थ किसी विलायक में घुलकर यदि विलायन के धनायन मुक्त करे, इसमें विलायक में घुल करके धनायन को मुक्त कर रहा है तो वो तो हो जाएगा अम्ल। और जो पदार्थ किसी विलायक में घुल करके उस विलायक के ऋणायन को मुक्त करे वो कहलाएगा क्षार। तो वही धनायन और ऋणायन की बात यहाँ पे इन्होंने किसके माध्यम से, क्योंकि हम सॉल्वेंट पढ़ रहे हैं तो विलायक के माध्यम से। तो विलायक के धनायन और ऋणायन का आपस में संयुक्त होकर के विलायक अणुओं का बनना, ये कहलाता है इसका उदासीनीकरण। इसके बाद इसमें आता है अपने कंसेप्ट में थोड़ी सी इसमें और देख सकते हैं अपन, देखिए स्ववियोजन यानी सेल्फ ऑटोनाइजेशन। इसमें भी क्या बताया है, दिस कंसेप्ट प्रपोज बाय फ्रैंकलिन, जैसे हमने बताया था, इट एक्सप्लेन द एसिड बेस बिहेवियर, यानी एक अम्ल और क्षार के व्यवहार को दर्शाया गया क्या, इन एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट की बात इन्होंने की। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट क्या था, आर एसिड इज ए सब्सटेंस विच इन ए सोलवेंट इंक्रीज द कंसंट्रेशन, जिसके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाती हो सोलवेंट। कंसंट्रेशन क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई गाढ़ापन आ जाता हो, हम कहते हैं ये ज़्यादा कंसंट्रेशन का है, ये कम कंसंट्रेशन का, डाइल्यूट हो रहा है, इसका मतलब गाढ़ापन कम हो रहा है, और उस विलियन का गाढ़ापन ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब कंसंट्रेशन उसकी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे ऑफ ए केटाइन करेक्टराइजेशन, अगर केटाइन की हो रही है तो क्या स्थिति बनेगी, एनाइन की हो रही है तो क्या बनेगी। तो इस प्रकार से हम एसिड और बेस की बात कर सकते हैं। ऑफ ए सोलवेंट एंड बेस में क्या है, इज ए सब्सटेंस विच इन ए सोलवेंट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एनाइनिक करेक्टर, जिसमें एनाइनिक गुण धर्म दर्शाते हो उनकी कंसंट्रेशन, जिसमें गाढ़ापन आ रहा हो उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ोतरी हो रही हो, ऑफ ए सोलवेंट, वो क्या कहलाता हमने, बेस। दो कैरेक्टरिस्टिक केटाइन और एनाइन, तो इस प्रकार का जो गुणधर्म है केटाइन का और एनाइन का किसमें, सोलवेंट में, आर इट्स क्या है, ये प्रोड्यूस है द रिजल्ट ऑफ ऑटो आयोनाइजेशन, जिसको बोलते हैं स्वतः वियोजन, ऑटो आयोनाइजेशन, स्वतः वियोजन। जैसे हमने जल का दिखाया H2O प्लस H2O, स्वतः वियोजन होगा तो क्या बनेगा, केटाइनिक H3O प्लस आयन, OH एनाइनिक सोलवेंट। तो H3O आयन क्या है, इन वाटर आर एसिड्स एंड OH आयन इन वाटर आर द बेस का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे हम अमोनिया का दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। अमोनिया में भी क्या है, ऑटो आयोनाइजेशन स्थिति बन रही है, तो क्या बन रहा है, अमोनियम आयन NH4 प्लस आयन और एमाइड NH2 माइनस आयन। वे पदार्थ जो द्रव अमोनिया में किस में कर रहे हैं, लिक्विड अमोनिया में अमोनियम आयन मुक्त करें, NH4 आयन मुक्त करें, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। जबकि वे पदार्थ जो द्रव अमोनिया में एमाइड को मुक्त करें, NH2 माइनस आयन को मुक्त कर रहे हैं, वो क्षार कहलाते हैं। इस प्रकार से हमने इसको उदासीनीकरण के रूप में भी कह सकते हैं, क्या, NH4 प्लस आयन NH2 माइनस आयन, यानी अमोनियम आयन प्लस एमाइड आयन दोनों की जाकर के क्या बना रहे हैं, NH3। जो ये क्रिया मैंने बताया रिवर्सिबल है, वो कहलाती है उदासीनीकरण, जो आयन मिलकर के वापस उस लवण का निर्माण कर देते हैं। इसी कड़ी में अब आगे आता है एक लेवलिंग इफेक्ट और नॉन लेवलिंग इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं सम आयनन प्रभाव। सम आयनन प्रभाव का मतलब जैसे मान लें हम पर्बल एसिड्स की बात कर रहे हैं, पर्बल एसिड्स की हम बात करें CnO2 और H2SO4, इनकी बात करें, यानी इनकी प्रबलता समान हो, यानी पूर्णतः आयोनाइज हो, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएं। तो पूर्णतः जब आयोनाइज हो गए H आयन में प्लस Cl आयन में,
तो इनकी जो प्रबलता है उनका मान समान हो, तो ऐसे आयंस क्या कहलाएंगे, ऐसे इफेक्ट क्या कहलाएगा, वो लेवलिंग इफेक्ट कहलाता है। और ऐसा विलयन जिसके द्वारा ऐसी क्रिया करवाई जा रही है वो क्या कहलाएगा, लेवलिंग सोलवेंट। तो यहाँ हमने बताया है HCl HNO2 प्रबल अम्ल पूर्णतः वियोजित होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो गए हैं। जल में सभी अम्लों का आयनन समान हो, यानी जलीय विलयन है उसके अंदर सभी आयनों का अगर आयनाइजेशन समान हो, किसके लिए, सम आयनन के लिए आयनाइजेशन समान हो, अतः सभी की प्रबलता भी क्या होगी, समान होगी, स्ट्रेंथ भी समान होगी। ऐसे विलायकों को क्या कहेंगे, सम आयनन विलायक। जो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इन अम्ल व क्षारों की प्रबलता ज्ञात करना संभव नहीं होगा। अब देखिए जैसे जल में प्रबलता है, हम कह रहे हैं कि ये कंप्लीटली आयोनाइज हो गए, तो उनकी स्ट्रेंथ को कैसे निकाला जाए, तो उसकी स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम एक के लेंगे प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड है, मान लीजिए ये पूर्ण रूप से आयोनाइज हो गया, लेकिन इस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर हम वीक बेस, वीक एसिड इनको अगर हम शामिल कर लें तो ये क्या हो जाएगा, सम आयनन की बात थी, यहाँ क्या हो जाएगा, विषम आयनन, एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, तो हमारे प्रबलता ज्ञात करना, स्ट्रेंथ ज्ञात करना आसान हो जाएगा। इसी को मैंने बताया है कि ऐसी स्थिति में इन अम्ल व क्षारों की प्रबलता ज्ञात करना संभव नहीं। कब, जब कंप्लीटली आयोनाइज हो रहे हैं, जब प्रबल हैं, जब सम आयनन है। प्रबलता ज्ञात करने के लिए किसी दुर्बल अम्ल वह क्षार को विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा, यानी सोलवेंट के रूप में हम क्या लेंगे, वीक एसिड या वीक बेस को हम काम में लेंगे। ये दुर्बल अम्ल वह प्रबल क्षार या अम्लों की सामर्थ्यता की पहचान कर सकते हैं। जो दुर्बल अम्ल डाल रहे हैं ये क्या उस अम्ल की स्ट्रेंथ की पहचान करा सकते हैं। ऐसा विलायक विषम आयनन विलायक कहलाता है। हमने कहा ना कि नॉन लेवलिंग इफेक्ट कहलाएगा। तो लेवलिंग इफेक्ट जिसमें समायनन प्रभाव हो रहा है, जो पूर्ण आयोनाइज हो रहे हैं। नॉन लेवलिंग इफेक्ट जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों को हम साथ लेके चलेंगे और वीक की सहायता से हम स्ट्रॉन्ग की प्रबलता को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रभाव को विषम आयनन प्रभाव कहते हैं। अब देखिए आगे आता है इसमें HCl प्लस H2, देखिए आप H3O प्लस Cl पूर्णतः वियोजित हो रहा है। यहाँ पे ये प्रबल अम्ल है HCl। अब देखिए अगर इसको हम एसिटिक एसिड के साथ क्रिया, जल के साथ हमने क्रिया कराई तो HCl का प्रभाव क्या दिखा रहा है, प्रबल अम्ल का प्रभाव दिखा रहा। इसी को हम एसिटिक एसिड के साथ बात करें तो ये एक दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, CH3COOH2 आयन और क्लोरीन। ये आंशिक वियोजन कहलाता है, ये पूर्णतः वियोजन कहलाता है। प्रबल था, ये पूर्ण वियोजित था और ये आंशिक वियोजित है। तो HCl में तो पूर्णतः वियोजित होने के कारण प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है वहाँ पे। लेकिन एसिटिक अम्ल विलायक में इसका व्यवहार क्या हो जाता है, दुर्बल अम्लीय हो जाता है, यानी आंशिक विघटन हो जाता है या आंशिक वियोजन जिसको हम कह सकते हैं, पार्शियली आयोनाइज हो जाता है। अतः एसिटिक एसिड में इन प्रबल अम्लों की अपेक्षित सामर्थ्यता को ज्ञात किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल HNO3, HCl, H2SO4, HClO4, ये एक हमने कंपेरिजन करके बताया। अब आता है अगला टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स, यानी विलयन फिर कितने प्रकार के होते हैं। हम अलग अलग प्रकार की बात हैं, जैसे प्रोटोनिक होगा, एप्रोटोनिक होगा या एम्फीप्रोटोनिक होगा। तो एक 1 बाय 1 हम यहाँ पे ले लेते हैं। और ये किस पे निर्भर कर रहा है, प्रोटोन देने व लेने की प्रवृत्ति के ऊपर हमने इसको क्लासिफाइड किया है। पहला है प्रोटोजेनिक, या जिसको कहते हैं एसिडिक सॉल्वेंट। प्रोटोजेनिक, प्रोटोन दाता का जो कार्य करता है वो अम्लीय विलायक। फॉर एग्जाम्पल HF H2SO4 एग्जाम्पल ले सकते हैं, यानी ये प्रोटोन देने में तत्पर रहते हैं। H2SO4 प्रोटोन देकर HSO4 माइनस और H आयन बनाता है तुरंत। HF में भी ये स्थिति है। अतः इनमें पदार्थों की क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं। अतः नाइट्रिक अम्ल जो कि एक जल में एक प्रबल अम्ल है, HF H2SO4 में प्रोटोन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। देखिए HNO3 HF से क्या किया, एक प्रोटोन को हमने एक्सेप्ट कर लिया, फ्लोराइड आयन के रूप में निकल गया। इसी प्रकार HNO3 H2SO4 में देखिए एक H आयन को एक्सेप्ट करके HSO4 और फ्लोराइड आयन, यानी क्या पदार्थ में क्या गुण आ गए, क्षारीय गुण इसकी वजह से आ गए। दूसरे प्रकार का होता है सोल्वेंट है वो होता है प्रोटोफिलिक, या इसको बोलते हैं बेसिक सोल्वेंट। जो प्रोटोन ग्रहण करने वाला, प्रोटोफिलिक जो प्रोटोन से प्यार करने वाला, प्रोटोन को ग्रहण करने वाला हो। फॉर एग्जांपल अमोनिया। अमोनिया में क्या है, क्योंकि NH3 में आप जानते हैं लोन पेयर की स्थिति है पहले से, तो क्षारीय प्रवृत्ति की है। पिरिडीन में भी स्थिति है, तो इनमें प्रोटोन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। अतः इनके पदार्थों की अम्लीय सामर्थ्यता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए एसिटिक एसिड अम्ल जो कि जलीय विलयन में क्या था, एक दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है।
जबकि द्रव अमोनिया में ये एक प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि एसिटिक अम्ल जो है वो जलीय विलीन में कैसा कैरेक्टर शो कर रहा है, एक दुर्बल एसिड की तरह क्रिया कर रहा है, क्योंकि H आयन यहाँ से निकल जाता है, H3O+ आयन बन जाता है। जबकि द्रव अमोनिया में क्या होगा, एक प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। तीसरा आता है एम्फीप्रोटिक या एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स, यानी अप्रोटिक जिसको कहते हैं, उभय प्रोटिक कह सकते हैं या उभयधर्मी विलायक, दोनों नाम से कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा था जल, और दूसरा है एसिटिक एसिड, जो प्रोटॉन देने ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हों, देने की प्रवृत्ति रखते हो और ग्रहण करने, दोनों गुण जिसमें पाए जा रहे हों वो क्या कहलाएगा, उभयधर्मी विलायक या उभयधर्मी प्रोटिक। प्रबल अम्ल की उपस्थिति में ये प्रोटॉन ग्रहण करके क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। तो प्रबल क्षार की उपस्थिति में क्या करेंगे, प्रोटॉन देकर के अम्ल की भांति व्यवहार करेंगे। अतः HCl की उपस्थिति में जल व एसिटिक अम्ल एक क्षार की भांति व्यवहार करते हैं, जबकि अमोनिया की उपस्थिति में ये एक एसिड अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। HCl एसिटिक एसिड की हम बात कर सकते हैं। यहाँ देखिए आप, अम्ल सेकंड, क्षार फर्स्ट, अम्ल फर्स्ट, क्षार सेकंड के रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सॉल्वेंट, वो होता है एप्रोटिक या एप्रोटिक सॉल्वेंट, जिसके अंदर ये अम्लों व क्षारों की प्रबलता को प्रभावित नहीं करते हैं किसी प्रकार से, जिसके अंदर कोई प्रोटॉन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल SO2 N2O4 ये कहलाते हैं एप्रोटिक या नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट के रूप में काम में लेते हैं। अब आते हैं कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं कि हम इसको सॉल्वेंट सिस्टम में लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशन क्या देखी थी हमने, तो एक तो अब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट जब होगा तो हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। देखिए पहला क्या है, दिस कंसेप्ट एक्सप्लेन ओनली दीज एसिड बेस रिएक्शन इन विच सॉल्वेंट। ये तो सॉल्वेंट के अगर है तो ही तो हम क्रिया को बता सकते हैं, अन्यथा तो ये क्रिया सॉल्वेंट सिस्टम का मतलब ही नहीं रहेगा। इज प्रजेंट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिड बेस रिएक्शन विच टेकन प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट एब्सेंट है तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली है, द कंसेप्ट डज नॉट एक्सप्लेन द एसिड बेस रिएक्शन कब, इन विच आयंस आर एब्सेंट। अगर उसमें आयन नहीं है तो सॉल्वेंट का काम क्या था, वो आयंस में व्यक्त कर पा रहा है। तो यहाँ पे जब आयन भी नहीं है, सॉल्वेंट भी नहीं है, तो इस कंसेप्ट को हम यहाँ लागू नहीं कर पाएंगे। तीसरा इसमें, दिस कंसेप्ट द केमिकल रिएक्शंस प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्वेंट्स आर कंसिडर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट आर कंप्लीटली इग्नोर। फिजिकल प्रॉपर्टी को कंप्लीट यहाँ पे इग्नोर कर दिया गया है। थैंक यू।